द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ जयपुर से शरीके गुफ्तगू हैं अनिल नकरा जी। अनिल जी, आज हम बात करेंगे जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं 5 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए थे। आज उनके रिजल्ट्स आए और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ली जा रही है वेस्ट बंगाल के रिजल्ट्स में। तो खबरें ये हैं कि ममता बनर्जी जो है वो इलेक्शन हार गई हैं, अगरचे उन्होंने अभी तक अपनी हार जो है, अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की। तो आपका क्या तबसरा है इस पे? इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और कौन चीफ मिनिस्टर होंगे बीजेपी की तरफ से? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और आदाब। मैं अब इलेक्शन की बात करें तो पूरे, एक कहने को तो एक वेस्ट बंगाल एक सूबा है इंडिया का, लेकिन इस पे पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी कि वहाँ क्या होगा क्या होगा। क्योंकि बाकी एक आसाम था सूबा, मैं वेस्ट बंगाल पे ही आऊँगा बाद में 1 मिनट में। आसाम था, वहाँ ऑलमोस्ट डिक्लेयर था, डिक्लेयर मीन्स एक्सेप्टेड था, अंडरस्टूड था कि वहाँ बीजेपी थर्ड टाइम कंटिन्यूसली जीतेगी। तमिलनाडु में कोई बीजेपी का स्टेक है नहीं, तो वहाँ एक विजयन, वो फिल्म स्टार है साउथ के, वो जीत गए हैं, वो मे बी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। केरल में जो है अभी तक ये कम्युनिस्टों की सरकार थी कंटिन्यूसली 10 ईयर, अब वहाँ कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस का जो अलायंस है उसकी सरकार बनेगी। पुडुचेरी जिसका नाम पहले पांडिचेरी था, वहाँ भी बीजेपी की विक्ट्री ऑलमोस्ट श्योर एंड कंफर्म थी, वो हो गई है। अब आपने जो वेस्ट बंगाल की बात करी, वेस्ट बंगाल में कंटिन्यूसली जो है फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स 3 इलेक्शन जीते थे ममता बनर्जी ने, और बड़ी अच्छी मेजोरिटी से जीते थे। लास्ट ईयर भी उसकी 213 या ऐसे कुछ सीटें आई थी आउट ऑफ 293, और बीजेपी की 77 आई थी। जबकि बीजेपी लास्ट ईयर भी क्लेम कर रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, वो नहीं बना पाए थे। तो अब बड़ा इंटरेस्ट लोगों का था कि ममता बनर्जी सीएम 4th टाइम बनेंगी कि नहीं बनेंगी। अभी तक रिजल्ट्स जो है पूरे फाइनल नहीं आए हैं, काउंटिंग स्टिल, हम जो बात कर रहे हैं काउंटिंग जब भी चल रही है। फाइनल रिजल्ट जो है वो 293 उसके अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। इस बीच जो है हमारे जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो विक्ट्री भी सेलिब्रेट कर ली है दिल्ली के अपने बीजेपी के हेड ऑफिस में। बीजेपी वालों ने उनको वहाँ वेलकम किया और उन्होंने अपनी वहाँ विक्ट्री स्पीच भी दे दी है नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने कहा है कि हम बंगाल को डेवलपमेंट की तरफ और ले जाएंगे, और वुमेन्स खातून उनकी जो है डेवलपमेंट की बात की है। अब ममता बनर्जी जो आपने कहा उन्होंने अनाउंस नहीं किया ग्रेसफुली, जो कहते हैं ना एक्सेप्ट कर लो, जैसे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, उन्होंने ग्रेसफुली मान लिया है कि यस कि मैं हार गया हूँ ये इलेक्शन, और जो भी आएगा नेक्स्ट सीएम उसको हम सपोर्ट करेंगे, मॉरली सपोर्ट करेंगे। तो ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया है, ना वो करेंगी। कहने को तो यहाँ एक अब इसमें बात आएगी, अब वो क्या, अब इल्ज़ाम तराशी होगी कि यहाँ नाम मेरे वोटर्स के काट दिए, इतने काट दिए, इतनी यहाँ सेंट्रल की फोर्सेस आ गई, सब आ गया। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी विक्ट्री, और वो तो इल्ज़ाम लगाएंगी गवर्नमेंट पे, मोदी पे, सब पे। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी इल्ज़ाम, मतलब वो अपनी विक्ट्री जैसे होता है ना, अब उनको रिज़ाइन कल परसों में करना पड़ेगा, तो वो बेमन से ही करेंगी। भाई ठीक है, बेमन से तो हर कोई करता है, लेकिन वो ग्रेसफुली कर ले, आने वाली सरकार को कुछ अपनी जो है वो शुभकामनाएं दे दे, हिंदी में जो बोलते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। जी आप बताएं, फिर मैं आगे बताऊँ। अच्छा, आज मुझे एक दोस्त का फोन आया इंडिया से, तो वो बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे कि बहुत मैसिव रिगिंग हुई है और दिस इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो आप नहीं समझते कि इसमें कुछ सच्चाई है? वो कह रहे थे कि 27 लाख वोटर्स जो हैं उनके वोट कैंसिल कर दिए गए, जिनमें से 63% हिंदू थे और 37% मुस्लिम थे। Is there any substance to these allegations? मैं आपको बताऊं, ये जो SIR है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ये पूरे
इंडिया में स्टेट वाइज चल रहा है। अब मैं जहाँ राजस्थान में रहता हूँ वहाँ भी ये सक्सेसफुली हो गया है, तमिलनाडु में भी हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुए, वहाँ M.K. स्टालिन ने भी इसको थोड़ा सा अपोज किया, लेकिन उन्होंने अपनी डिफीट मान ली है। अभी 4-6 महीने पहले बिहार में इलेक्शन हुए थे, वहाँ भी SIR का हुआ, इलेक्शन कमीशन का, तो वहाँ भी ये जो है लालू यादव और ये कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन था ये हार गया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो दूसरी और बड़ा अड़ियल, मैं मतलब इज्जत से ही कह रहा हूँ, मैं उनका कोई पर्सनली वो नहीं कर रहा, वो इस टाइप की हैं। देखो वो विक्ट्री ग्रेसफुली, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जैसा होता है इल्ज़ाम तराशी करना, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मतदान होता है, वो वोटर लिस्ट वो ठप्पे वाला वो तो है नहीं, कभी वो EVM पे लगा देंगे इल्ज़ाम, कभी कुछ है। अब ये जो मेन बात आपने कही वोटर लिस्ट की, मैं इस पे आ जाऊँ, मैं कुछ फिगर लिख के लाया हूँ। टोटल उन्होंने आपके जो मिलने वाले उन्होंने कितने बताए थे फिगर? 27 लाख वोट कहते हैं कैंसिल हुए। ऐसा है, कोई गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं दिया है। टोटल जो नाम हटाए गए हैं वेस्ट बंगाल की लिस्टों से वो है 61 लाख। आउट ऑफ एक एवरेज अंदाजा लगाया है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बताती है कि हमने इतने मुस्लिम हटाए, इतने हिंदू हटाए, इतने सिख हटाए, ऐसा नहीं बताती है। वो जो आप फिगर दे रहे हैं वो सिर्फ उन्होंने मुस्लिम्स का बताया है, बाकी हिंदू भी हटाए गए हैं अगर वो मुस्लिम्स की ही बात कर रहे हैं तो। और इसके बाद आज जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो वैलिड वोटर थे वो थे 6,82,51,008। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 6,82,51,008 ये वोटर थे। तो हिंदू भी हटाए गए हैं। ये इसलिए रिवीजन किया गया कि अब कई लोग जो है बंगाल में, जैसे हम बंगाल की बात कर रहे हैं, वहीं का एग्जाम्पल है बंगाल का, तो वहाँ कोई ज़्यादा बिजनेस फैक्ट्रीज वगैरह फिलहाल नहीं है। पहले कम्युनिस्टों का राज था, फिर ममता बनर्जी का राज था। ममता बनर्जी तो आई ही इसी बेस पे थी 15 साल पहले कि वहाँ टाटा मोटर्स जो है उसने अपनी फैक्ट्री लगानी थी, और सिंगूर में टाटा नैनो गाड़ी के लिए। तो ममता बनर्जी ने उसको अपोज किया, तो टाटा ने बाद में वो प्लांट लगा दिया गुजरात में, जब वहाँ नरेंद्र मोदी CM थे। और आज आप देखो टाटा की इतनी अच्छी डेवलपमेंट गाड़ियों की, और वो जो एरिया है गुजरात का वो डेवलप हो गया है। ममता बनर्जी ने वहाँ नहीं लगाने दिया प्लांट, तो वो तो अपोज करेंगी, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। और वहाँ जब कुछ लोग जो हैं वहाँ बंगाल में अब बिजनेस नहीं है, तो लोग काम करने रोजगार के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, तो उनके नाम जो है वो डबल जगह चढ़ रहे हैं। बंगाल में भी वो वोटर है और जाके महाराष्ट्र में भी वोटर बन गए। कुछ लोग गुजर गए, फौत हो गए, उनके नाम हटाए गए हैं। अब जो डेथ हो गई है जिनकी, अब इसमें ये थोड़ी देखा गया है कि मुसलमान की डेथ हो गई है, अब ये उनके नाम पे भी वोट डाले जा रहे थे। अब कंप्यूटराइजेशन हो गया है, अब पूरे इंडिया में पूरी तरीके से एक आधार कार्ड बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम है, जो आपके शनाख्ती कार्ड है। हर इंडियन को एक आधार कार्ड मिल चुका है, यूनिक उसके नंबर हैं 12 डिजिट के, और उसी हर एक के पास मोबाइल नंबर पूरे इंडिया में एक ही है, और उसी से उसके सारे बैंक अकाउंट और ये सब लिंक है। अब आने वाले टाइम में पूरी एक ही जो लिस्ट होगी, जो पूरी पब्लिश होगी, जो ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो इसमें ऐसे कई बोगस नाम पकड़े गए हैं, जो डेथ हो गई, जो छोड़ के चले गए, कुछ कारण हो गए। कुछ इसमें जो है इलीगल बांग्लादेशी भी थे, उनके नाम भी हटाए गए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बात बता देता हूँ कि जिन बांग्लादेशीज के नाम हटाए गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इंडिया के आधार कार्ड भी है, और एक यहाँ पैन कार्ड होता है जो इनकम टैक्स के लिए होता है, PAN पैन कार्ड, वो भी हैं। लेकिन आधार कार्ड की पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर आपने आधार कार्ड बना लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया के शहरी हो गए हैं। और सबको क्लेम करने का टाइम दिया था कि अगर आप
का नाम हटाया गया है, आप इससे एक्सेप्ट सहमत नहीं है, तो आप इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स दें। अच्छा, मैं आपको यूपी का फिगर दे रहा हूं, वहां किसी ने भी क्लेम नहीं किया जिनके नाम हटाए गए कि भाई मेरा नाम ये गलत हटाया। ये सेम सिचुएशन यही है। यहां तो मीडिया में पहले ही आ रहा था कि जो लोग बांग्लादेशी हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं। अभी यहाँ मैं आज इलेक्शन से पता नहीं रिलेटेड है या नहीं है कि यहाँ एक टीएमसी का जो एक नेता है उसने घर के अंदर सुरंग बना रखी थी अंडरग्राउंड, जो बांग्लादेश जाती है। रात को जा रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग थे। इन सबके नाम कट गए हैं और ये माना जाता है कि जो है मुस्लिम अपीजमेंट और ये जितने भी इलीगल बांग्लादेशी थे वो सब ममता बनर्जी के वोटर थे, वो सब कट गए हैं, इसलिए आज ये हार हो रही है। लेकिन मैं इसमें एक और फिगर बता दूं आपको, अभी फाइनल फिगर नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो वोट का डिफरेंस है, भले ही सीटों का डिफरेंस हो, वोट का डिफरेंस एज ऑन अभी जो मैं फिगर देख रहा था अभी 10 मिनट पहले, 4 to 5% वोट परसेंट ही बीजेपी को ज्यादा मिला है। तो कोई ऐसा है ना कि सीटों में तो दिख रहा है कि भाई बहुत ज्यादा सीटें आ गई है, बीजेपी की अराउंड 200 आ जाएंगी और ये बिलो 100 रह जाएगी टीएमसी। लेकिन फिगर जो है परसेंटेज वाइज ये फाइनल फिगर नहीं है, अराउंड 5% मार्जिन है बीजेपी का। इसमें कई सीटें ऐसी हैं, कहीं कोई जो बीजेपी का जीता है वो 200 वोट से ही जीता है, एक जगह तो सिर्फ ओनली 200 वोट से जीता है। अब जीत तो जीत है। अब यही इलेक्शन जो है बंगाल में हुए हैं, वो सॉरी केरला में हुए हैं, वहां कोई इल्जाम नहीं लग रहा कि साहब अपना वहां गलत काम हुआ और ये रिगिंग हो गई, सब हो गई। ना तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लगाया, वो इलेक्शन आ गई। ये ना आसाम में लगे, मोर और लेस सिर्फ बंगाल में ही लग रहे हैं इल्जाम। ये गलत है। यहाँ एसआईआर में अभी नाम जो है यूपी में भी हिंदुओं के बहुत ज्यादा कटे हैं, परसेंटेज वाइज भी लिया जाए ना तो हिंदुओं के ज्यादा नाम कटे हैं, क्योंकि वो काम धंधे के उसमें कोई बाहर चले गए, इंडिया के दूसरे सूबों में चले गए। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में गई थी और खुद उसने अपना पैरवी करी कि साहब ये एसआईआर, ये जो इलेक्शन है, ये जो प्रपोज इलेक्शन थे जो हो गए और जिनका रिजल्ट आया है, आप जो पुरानी लिस्ट है उसी लिस्ट पे इस बार चुनाव करवा लें, इलेक्शन करवा लें, और एसआईआर के बाद जो होगा उसमें आगे जो इलेक्शन होंगे वो उसमें करा लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से होते आए हैं। ये हल्ला गुल्ला अब ज्यादा मचा है या मीडिया ज्यादा एग्रेसिव हो गई है या नेट वगैरह सोशल मीडिया आ गया है, ये हमेशा चलता रहा है। हमारे राजस्थान में अभी 1-2 महीने पहले खत्म हुआ है। हमने खुद मेरे खुद के मैं इतना बड़ा हो गया, यहीं पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, मुझे अपने 10-10, 8-8, 5-5 प्रूफ देने पड़े कि मेरा 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट में नाम था, वो मेरा ढूंढ के निकाला और सारे शिनाख्ती कार्ड ये सब दिए। हमारे साथ, सबके साथ है ये सबके साथ हो रहा है। इन्होंने तो ये जो है ना पॉइंट पे नहीं आ रहे कि हम क्यों हारे। अगर आप कहें तो मैं क्यों हारे का रीजन भी बता सकता हूं। 1947 में बंगाल देश में तीसरे नंबर का सूबा था जो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन था, वो 3rd नंबर पे था। आज वो लास्ट नंबर पे है, लास्ट मतलब लास्ट 4-5 में है। वहाँ इतनी इंडस्ट्री थी, सब कुछ था, सब वहाँ छोड़ के चले गए, सारे कुछ चले गए। वहाँ बिरला वगैरह ये सब थे, ये सब छोड़ दिए इन्होंने, ये उस पर नहीं जा रहे। मेरा अभी मिलने वाले वहाँ होके आए हैं तो कह रहे हैं कि बंगाल जो है आज भी वैसा है जैसा कि अंग्रेज छोड़ के गए थे। मैं आज से 32-33 साल पहले वेस्ट बंगाल, कैलकाटा और ये सब जगह गया था, तो हमारे साथ एक अंकल थे, उन्होंने कहा था बेटा ये वही बसें चल रही है जो अंग्रेज छोड़ के गए। मतलब इतनी घटिया बसें। अगर कोई इंडिया के हम जैसे जो यहाँ दिल्ली के पास, जयपुर इतने डेवलप उसमें रह रहे हैं,
अगर हम जाके देखें तो आई एम सॉरी, आप इसको अपने ऊपर पर्सनल मत लेना। जैसे पाकिस्तान के गंदे कुछ शहर है, मैं नहीं कह रहा इस्लामाबाद वगैरह, ये कराची बहुत अच्छी है, मैं देखता रहता हूँ, बिल्कुल जो है ना वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं अगर आपको कहो तो मैं आपको फिगर से अपनी बात कंफर्म कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं कुछ तैयारी करके लाया हूँ। हाँ, आप देखें 2025-26 में यही जो चल रहा है, इसमें जब मार्च में खत्म हुआ, इसमें वेस्ट बंगाल का रोड्स के लिए, सड़कों के लिए जो बजट था वो 80 से 90 करोड़ रुपए था, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था वो 2000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए। बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट है, 2080 करोड़ रुपए इनका बजट था। इससे ज्यादा बजट जो है राजस्थान का है, जो भी कोई बहुत डेवलप स्टेट नहीं है। अच्छा, इसमें और आपको फिगर दूं, क्यों हारे हैं इलेक्शन? मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से हारे हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं कुछ लिख के लाया हूं। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि हाँ, मस्जिद मौलवियों के लिए, मदरसों के लिए वेस्ट बंगाल का बजट था 5530 करोड़ रुपए। 5530 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मौलवियों के लिए, मस्जिदों के लिए रखा था, जिसमें मौलवियों को 25,000 रुपए सैलरी देते थे, और जो अजान देते हैं उनको 15,000 रुपए देते थे। मैं दोबारा बोल, 5530 करोड़ रुपए तो इन्होंने मस्जिद और मौलवियों के लिए रखा, और सड़क के लिए रखा, जो रोड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द, मतलब उसके लिए इन्होंने बजट रखा है 80 से 90 करोड़ रुपए। लॉ एंड ऑर्डर वहां है नहीं। अभी वहां एक मेडिकल कॉलेज था जिसमें एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसकी डेथ हो गई। उसकी मां इलेक्शन में खड़ी हुई है इस बारी बीजेपी की टिकट से, और वो बड़ी अच्छी मेजोरिटी से जीत गई है। अब शायद उसका फाइनल डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। वहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है बंगाल में, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं है। वहां टाटा, एम्बेसडर, बिरला, एक बारी यहाँ के जो आदित्य बिरला है, आपने जरूर नाम सुना होगा, आदित्य बिरला को वहां के टीएमसी में और वहां गुंडों ने मारा इनसे पैसे लेने के लिए कि हमें इतने करोड़ पैसे रैंसम या जो भी कहो दो। उन्होंने उसी टाइम जो है वो कैसे भी छूटे बच के आए, और उन्होंने अपनी सारी टोटल इंडस्ट्री जो है वेस्ट बंगाल में बंद कर दी, इंक्लूडिंग एम्बेसडर कार। यहाँ किसी जमाने की सबसे अच्छी कार होती थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, जो बिरला की थी, वो दोबारा उसको स्टार्ट करना चाह रहे थे बंगाल में, लेकिन उनके साथ जो वहाँ इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ वहाँ मार कुटाई करी और वो वापस आ गए, और आज वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया। तो वहाँ ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मुस्लिम अपीजमेंट है। ममता बनर्जी किसी टाइम पे कहती थी कि बंगाल से, वो बांग्लादेश से इतने लोग आ रहे हैं, इनको भगाओ भगाओ, अब वो उसके खुद के वोटर हो गए। तो ये आपको, मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, जो फैक्ट्स है वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया 80-90 करोड़ रुपए बजट उन्होंने रखा है सड़कों के लिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2000 करोड़ का बजट है, और 5530 करोड़ रुपए वो मुल्ले मौलवियों को दे रहे हैं, अजान देने वालों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मालूम नहीं, वोटों की है। अच्छा, इसमें लास्ट एक बात, आप सॉरी आपको बोलने से रोक रहा हूं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, एक जेएनयू के प्रोफेसर है आनंद रंगनाथन, मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ, बहुत टीवी में आते हैं, नव भारत, एक टाइम्स नाउ, यहाँ अगर नाम ले लूं मैं तो शायद गलत नहीं होगा, उसमें चैनल में खुद कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले इलेक्शन से ममता बनर्जी को कुछ मुस्लिम्स ने जाके कहा कि आप हमारा इतना अपीजमेंट मत करो, इससे रिवर्स पोलराइजेशन भी हो रहा है, हिंदू नाराज हो रहा है। आप मतलब बात कैच करिए आपने, कि मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हमको इतना भी खुश मत करो आप ओपनली कि हिंदू नाराज हो जाए। अब वहां इतना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, सारा कुछ था। इस बारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहां पूरा अमल दखल रखा, उसके बाद ये इलेक्शन हुए हैं,
और आज ये जो है बीजेपी को विक्ट्री मिली है। अनिल जी, कलकत्ता के जो मेयर हैं, हम्म, फरहाद हकीम नाम है उनका, हाँ और वो कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में। तो ठीक ये है। मेरे लिए काफी हैरानी की बात है, इसलिए कि कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है और मेयर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उसके साथ साथ उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दिया। तो किस तरह से बंदा इंसाफ कर सकता है दो इम्पोर्टेंट जॉब्स के साथ? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। जो मेयर है उसको उसकी जो फैसिलिटीज है जो उसको दिया गया है वो पहले था मंत्री। जो मेयर के जो स्टेटस है और जो प्रोटोकॉल है वो इक्वलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर है। वो दो नहीं कर रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर भी है और मेयर भी है। वो एक ही मतलब होल्ड कर सकता है पोस्ट। जो मेयर को जो फैसिलिटी और प्रोटोकॉल मिल रहा है वो इक्वलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर है, ये है इसमें। अब मेयर तो मुस्लिम बन सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जयपुर में भी मुस्लिम बन गए थे बीच में। जयपुर में हमारे जो एरिया है वहां से एक तकीउद्दीन अहमद लगातार एमएलए बनते रहे। हम जैसे खुद वोट देते थे उसको पहले, आज से 30-35 साल पहले जयपुर में था। आज भी जयपुर सिटी से जो है दो मुस्लिम एमएलए हैं जयपुर सिटी से। तो एक मुस्लिम होना, अब मैं थोड़ी बात अजीब लगेगी, जो लंदन के मेयर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी पाकिस्तानी, हाँ वो भी हैं वहाँ, पाकिस्तानी उसके ओरिजिन के हैं। बताइएगा अनिल जी कि जयपुर में कितने परसेंट मुस्लिम्स हैं, क्योंकि कलकत्ता में जो है ना 20% मुसलमान हैं सिर्फ। जयपुर में 20% नहीं है, 20% वहाँ से कंपैरेटिवली कम है। और जो अब हमारा एरिया है जहाँ के हम वोटर हैं, आदर्श नगर और ये सब, वहाँ से मुस्लिम जीतते रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में भी जीते हैं, इस बारी भी जीते हैं। तो वो खाली मुसलमानों के वोटों से नहीं जीते हैं। ये अब माहौल खराब मुस्लिम ही कर रहे हैं, मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। वह आप राजस्थान में अगर 2-4-5 सीटें छोड़ दें, उसके अलावा जहाँ मेरे पास फिगर नहीं है, हमने राजस्थान में बात नहीं कर रहे थे, करनी थी हमने, नहीं मैं फिगर दिखाऊं, कोई भी मुस्लिम एमएलए विदाउट मतलब हिंदू के नहीं जीत सकता। हमने खुद ने वोट दिया, मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर था और वहाँ हमारे फादर थे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, एमएलए थे तकीउद्दीन अहमद, जौहरी बाजार विधानसभा क्षेत्र था, वो चेंज हो गया परिसी मन में। तो 2 बारी कंटिन्यूसली जीते हैं वो, और वो मुस्लिम वही थे 15, 18, 16, 18 जो भी परसेंट थे। बाकी तो हिंदू वोट दे रहे ना, चाहे कांग्रेस थे, कांग्रेस से खड़े होते थे वो पार्टी के नाम पे, या जो भी है, जो आइडियोलॉजी है। तो ऐसा नहीं है जी। अनिल जी, ये मैं विकिपीडिया देख रहा हूँ, इसमें लिखा हाँ। है कि फरहाद हकीम इज एन इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग सिंस 2018 as the 38th mayor of Calcutta. He is also the cabinet minister of urban development and municipal affairs and housing in the government of West Bengal. सिर्फ उनको ओहदा नहीं दिया था या प्रोटोकॉल नहीं दिया था, he is actually a minister, cabinet minister. नहीं, अब आपने कहा तो गलत नहीं है, विकिपीडिया को तो मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मुझे आइन की नॉलेज है, कि भाई आप 2 जगह से, जैसे ममता बनर्जी अभी 2 जगह से एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ रही है, सपोज वो दोनों जगह से जीत जाती है, तो विद इन ए मंथ उनको एक जगह से रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही है कि जो जयपुर का मेयर है, अगर वो मेयर बन गया है तो उसको एमएलए से रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, आपने बताया, आप गलत क्यों बताएंगे। तो वहाँ यही चल रहा है कि वो कानून आइन को वो बिल्कुल नहीं मान रही। अब वो कैसे कर रही है मालूम नहीं है, लेकिन दो पोस्ट है, एक वो डिफरेंट है, वो काउंसलर्स होते हैं जो मेयर वगैरह चुनते हैं, और एमएलए बनते हैं मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट में, और एमपी में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी सरकार है। अब ये कैसे बना हुआ है, ये मैं भी इसको, मैं आपने बताया, मैं भी इसको चेक करूंगा। अच्छा अनिल जी, कम्युनिस्टों ने वेस्ट बंगाल पे 34-35 साल गवर्नमेंट की है, हुकूमत थी उनकी। ज्योति बासु बहुत अरसे तक वहां पे चीफ मिनिस्टर रहे। तो अब उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो मैंने फिगर्स देखे
कि लास्ट इलेक्शन जो था 2021 में उनकी एक भी सीट नहीं आई थी। तो इस दफा कांग्रेस की और ये कम्युनिस्टों की कितनी सीटें हैं? अभी फाइनल डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो टैली आ रही है 3 तो आ रही है कम्युनिस्टों की और 2 आ रही है कांग्रेस की। 2 सीटें कांग्रेस की और 3 सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट इनकी आ रही है। और ज्योति बसु वगैरह है ना, जब से इससे पहले वहां सिद्धार्थ शंकर रे वगैरह कांग्रेस के जो थे वो चीफ मिनिस्टर वगैरह थे, जब से कम्युनिस्ट जो है वहां आए थे पावर में बंगाल में, तब से वहां पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ रिवर्स हो गई थी। वहां इतनी कॉटन इंडस्ट्री थी, सब थी, एम्बेसडर, ये सब बंद कर दिया जैसे मैंने बताया अभी आपको। कम्युनिस्टों का तो झंडा ही लाल है और वो तो उनका स्लोगन ही लाल सलाम है। वो तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वो तो बस उनका यही चल रहा है। अब इंडिया में केरल में इनकी गवर्नमेंट थी वो भी हार गई है। कहीं भी इनका कहीं वजूद अब इंडिया में नहीं है। राजस्थान में एक एमएलए एक एमपी जरूर जीत गया है इनका एक बारी कांग्रेस के सपोर्ट से, जो 2024 में इलेक्शन हुए थे। बाकी इनका कहीं भी कोई प्रेजेंस नहीं है। जो इनके मेन गढ़ थे कम्युनिस्टों के, बंगाल वहां आपने देख लिया 3 जीतेंगे, और केरल में जरूर कुछ है, ये अब मेन अपोजिशन पार्टी रहेंगे। इनका कहीं भी अब नहीं है। कम्युनिज्म तो चाइना ने ही छोड़ दिया। ये अभी मजदूरों एक हो जाओ और ये सब, आप कोई डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो इन्होंने उसको अपोज करना है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, इन्होंने हमेशा कोई फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, कोई काम नहीं होने देंगे, हड़तालें करेंगे, बस इनका यही काम था। अभी पिछले 25-30 साल से या हड़ताल कल्चर, ये कल्चर इंडिया में कुछ खत्म हो गया है, तो इंडिया ने ये इतना रैपिडली ग्रोथ किया है। कम्युनिस्टों का तो ये हाल है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ना कि कितने वोट कैंसिल हुए, तो औरिया मकबूल जान हमारे एक मशहूर कमेंटेटर हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं, उससे पहले वो ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने एक दफा लिखा था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो अब क्या वो वापस चले गए हैं, क्या है? आपको थोड़ा सा ये जो आपने बांग्लादेशी की बात करी ना, आपको अच्छी तरह मालूम होगा, जब मुझे पता है तो आप मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं इस मामले में। 1971 में जो ऑपरेशन इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया, जिसमें फिर वो बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान, उसका रीजन ये दिया था कि हमारे यहाँ इतने रिफ्यूजी आ गए हैं कि हमारे इंडिया को संभालना मुश्किल हो गया है। और चाहे उसके पॉलिटिकल रीजन कुछ भी हो, वो एक अलग इशू है, लेकिन उन्होंने कहा यही था कि हमारे यहाँ रिफ्यूजी आ गए 2 करोड़ उस टाइम 71 में, और इसलिए हम बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हुआ, और फिर वो ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया है। अब वही यहाँ भी चल रहा है, बांग्लादेशी इतने आ गए हैं। और आपको मैं बात बताऊं कि जितने बांग्लादेशी जो है वापस बीजेपी के टाइम में नहीं गए हैं, उससे ज्यादा कांग्रेस के टाइम में गए हैं। आप इन फिगर को चेक करना। और अभी आप एक मुस्लिम लीग का बांग्लादेश की पार्लियामेंट में था, आपने भी देखा होगा, अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेटेस्ट है बिल्कुल 5-6 दिन पहले का। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग का एक जो है वो एमएलए या एमपी जो भी होता होगा वहाँ, वो कह रहा है कि अगर वहाँ बीजेपी मोदी की सरकार आ गई तो हमारे यहाँ से रिफ्यूजी वहाँ जाना वो बंद कर देगी। ये अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ उसका बड़ा वीडियो सर्कुलेट हुआ था, हो रहा है उसका इलेक्शन से ठीक पहले उसने कहा, और यहाँ तो बीजेपी को मौका मिल गया, देखो जी ये हो रहा है, सब हो रहा है। तो ये सारे रीजंस होके हुआ है। रिफ्यूजी तो यहाँ हैं, रिफ्यूजी कैंप बना रहे हैं और जाएंगे, सबको वोट कट रहे हैं, और ये जो इलीगल है वो कटने भी चाहिए। अब ये जो जितना वो कर रहे हैं, ममता बनर्जी हो चाहे कांग्रेस हो, वो इसको पूरे जो है मुस्लिम को कह देती है कि जी वो सारे मुसलमानों को ही भगा देंगे। आज पॉसिबल है क्या यहाँ से 30 करोड़ मुसलमानों को भगाना, और हम कह देंगे और वो भाग जाएंगे क्या? ऐसा है क्या? ये बिल्कुल गलत है। इतना गलत वहां हुआ
कि अब जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी, वो वहां गए, तो योगी वहां प्रचार करने गए अपने पार्टी का, बीजेपी का, तो वहां ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी आ गई तो हमारे को नॉन वेज खाने को नहीं मिलेगा, ये सब कहा। और बांग्लादेशियों बंगालियों का तो खाना ही सारा ये नॉन वेज है, और वो मछली वगैरह खाते हैं। तो ऐसे इतने नीचे के स्तर पे यहाँ इलेक्शन हुए हैं, और ये मेन जो वहाँ बीजेपी आज जीती है उसका कारण यही है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है बिल्कुल, वहाँ रात को निकलना मुश्किल है। मैं खुद गया था, अभी हमारे मिलने वाले जाते हैं, आज मैं जयपुर में या यूपी में रात को 12 बजे 1 बजे कोई भी लेडीज जो है खातून घूम फिर के आ सकती है अपने स्कूटर कार पे, कैसे भी, वो सेफ है। बॉम्बे में भी, वेस्ट बंगाल में नहीं है ऐसा। वहां कोई भी जाता है, बाहर से आता है, तो उसके मिलने वाले कहते हैं भाई कहीं भी जाना शाम को टाइम से घर आ जाना। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये मुस्लिम अपीजमेंट का मैंने आपको कई मैटर बताए, और ये सारा है, इसलिए वहाँ ये हारी है। रिफ्यूजी का तो यहाँ इलीगल इमिग्रेंट, इनका तो मसला यहाँ इंडिया में है, और अब इसमें होगा। अब जैसे यहाँ मैं थोड़ा सा आसाम की बात करूँ, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर अब जो सेकंड टाइम बनेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं कि मैं एक एक को मार मार के भगाऊंगा यहाँ से। मैं खुद कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं ऐसा, लेकिन वो किसको कह रहे हैं? इंडियंस के लिए नहीं कह रहे, वो जो बांग्लादेशी हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उनके लिए कह रहे हैं। जी, या इलीगल इमिग्रेंट कह लीजिए, इलीगल, हाँ इलीगल कह दो आप, चाहे वो रोहिंग्या है बर्मा के या जो भी है। अच्छा, ये बताइएगा कि हाँ, मैंने तो फिगर जो कोट किया था ना, 27 लाख वोटर्स के नाम निकाले गए लिस्ट से, आप ये कह रहे हैं कि 61 लाख लोगों के नाम निकाले गए लिस्टों से? हाँ जी, टोटल इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। सिर्फ वेस्ट बंगाल में या बाकी स्टेट्स में भी? नो, ओनली इन वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो दूसरा ये बताइए मुझे, ये जो जीत है बीजेपी की, इसके क्या नताइज निकलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए और फॉरेन पॉलिसी के लिए? ब्रीफली बताइएगा। नहीं, ब्रीफली तो फॉरेन पॉलिसी में ये कह दूं आपको कि अब जैसे बीजेपी आज इलेक्शन जीतने के बाद, मैं पूरे वर्ल्ड की बात तो फिर लंबी हो जाएगी, मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इसको अगर रखूं तो, कि बीजेपी यहाँ और स्ट्रांग हो गई है, मॉरल उसका ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल वो जीतना चाह रहे थे और नहीं जीत पा रहे थे। बहुत उन्होंने कोशिश करने के बाद आज ये जीते हैं। तो इससे अब जो है यहाँ हिंदुइज्म की भावना और आएगी। अब हिंदुइज्म की भावना आने का मतलब ये नहीं है कि वो एंटी मुस्लिम होगी। जैसे मैं आपको कश्मीर में कहूँ, आप जैसे कश्मीर के लिए कहते हो कि 10-20 साल छोड़ दें, पहले आज से 20-25-30 साल पहले मैं भी कहता था कि यार एक बारी, मेरे जैसे और भी थे कि यार एक और झंझट इस कश्मीर को दे दो, इतना करोड़ों रुपए अरबों रुपए हम खर्च कर रहे हैं इसकी सिक्योरिटी में, सेफ्टी में, सब उसमें। इस आज इलेक्शन के बाद वेस्ट बंगाल को बीजेपी ने जो जीता है और बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से जीता है, तो इंडिया के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो उसमें नुकसान ही होगा, मतलब मिलना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट और स्ट्रांग हो गई है और इंडिया में ये सेंटीमेंट्स आ गए हैं कि हमें जो है अपने लेवल पे, अपनी शर्तों पे ही पाकिस्तान से बात करनी है, और जितने इलीगल्स हैं इनको सबको हटाना है। अब ये इसमें चाहे कश्मीर देख लो, ये बड़ा लंबा डिस्कशन हो भी सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इन नियर फ्यूचर जो है वो सुधरेंगे। आपने ये कहा कि 2 करोड़ रेफ्यूजीज आए थे 1971 में, जो मैंने फिगर्स देखे हैं वो 10 मिलियन के हैं, यानी 1 करोड़ रेफ्यूजीज आए थे। आप 2 करोड़ का फिगर कह रहे हैं, तो अभी क्या बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात भी टेंस हो जाएंगे इंडिया के, कि जब वहां से रेफ्यूजीज वापस जाएंगे? देखो, मैंने जो अब ये जो नए जो वजीर आजम बने हैं, तारिक रहमान ने आते ही कहा है कि हम यहाँ हिंदू की सेफ्टी करेंगे, हमें आप हमारे रिलेशन बहाल करने हैं,
सारे जो इंडिया ने लाइट देती है, अडानी का एक प्लांट है, वो स्पेशली लगाया गया था फॉर बांग्लादेश। उससे लाइट 80% कट कर दी थी क्योंकि बांग्लादेश पेमेंट भी नहीं दे रहा था। और इन दिनों जब ये जंग चल रही है, अभी जंग खत्म तो नहीं हुई है ना, अभी तो सीज फायर चल रहा है, तो भी इंडिया ने उनको 50,000 कितना बैरल कितना ऐसे वो कुछ डीजल देने का वादा किया है। ये बांग्लादेश ने अपनी तरफ से एक स्टेप लिया है, पहला कदम जो है वो बांग्लादेश ने उठाया है। तो इंडिया भी उनसे चाह रहा है कि कर ले हम रिलेशन। अब क्योंकि बांग्लादेश का जितना भी एक्सपोर्ट होता था वो सब इंडिया के पोर्ट से, कैलकाटा और इस पोर्ट से जाता था, वो सब बंद कर दिया था। अब वो कहते हैं ना कि सबसे बुरी मार जो है वो पैसे की मार है। अब वहाँ इतनी प्रॉब्लम्स पिछले साल अगस्त 24 में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जब ये कौन से आए थे वो नोबेल प्राइज विनर, वो जो एडवाइजर थे मोहम्मद यूनुस, हाँ मोहम्मद यूनुस। तो इतना बांग्लादेश डाउन चला गया है, लेकिन वो अपनी अब ईगो और नाक की लड़ाई और इस्लाम के नाम पे वो नहीं बात कर रहे। तो उन्होंने आगे पहल करी है। और मैं आपको बता दूं, शायद इस इलेक्शन के बाद बहुत जल्दी तारिक रहमान इंडिया भी आने वाले हैं अपनी स्टेट विजिट पे। अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। ये हमारे जो है जयशंकर वगैरह, उनसे बात हो रही है, जो मैं भी ये सब देखता हूँ, तो वो भी यहाँ इंडिया आने वाले हैं। उन्होंने अपने जो कहा है कि अब हम हिंदुओं की सेफ्टी करेंगे, या वो करेंगे नहीं करेंगे ये बात एक अलग है, कि हमारी आप इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर दो, हमें जो है आने जाने का जो हमारे जो शिप्स वगैरह है, ये जो पोर्ट्स है, ये आप अलाउ करो जैसे पहले कर रहे थे। और अब वो आपने देखा होगा, अब वो पहले यहाँ जो इंडिया में जो बैठी है 2 साल से लगभग, शेख हसीना वही है ना, वो जो वहां से बात आई, उनके लिए भी अब वो नहीं बोल रहे ज्यादा कि आप इनको हमें वापस दे दो, हम इन पे यहाँ केस करना है, इनके यहाँ इतनी FIR हो रही है, ये हो रहा है, इनको वापस दो। वो भी डिमांड उन्होंने अब छोड़ दी है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़े दिन में वो शेख हसीना यहाँ से लंदन चली जाएंगी, तो मसला ही खत्म हो जाएगा। मसला ही खत्म हो जाएगा कि भाई इंडिया वापस करे, वो तो लंदन चली गई। और रिलेशन बांग्लादेश से कुछ सुधरने की ओर है, लेकिन पाकिस्तान से हमारा कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा, ना इंडिया की तरफ से कोई पहल हो रही है। दोनों की ईगो, हाँ, लेकिन तारिक रहमान ने देख लिया ना अपनी इकोनॉमी। अब वो जैसे ही उन्होंने हलफ लिया होगा, तो उसके बाद वहाँ के जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उनसे कहा होगा ना, आओ साहब रहमान साहब एक कप कॉफी पियो और ये देखो आप मुल्क के क्या हालात है, ये क्या डेफिसिट है। तो वो भी पढ़े लिखे आदमी है, वो भी पूरा दुनिया देखी है उन्होंने, वो भी लंदन में थे जहाँ भी थे, तो वो भी सारे इन हालात को समझते हैं। तो मैंने बताया ना वो अब वो डिपोर्ट की बात कर रहे हैं शेख हसीना की, और ये शेख हसीना यहाँ से चली जाएंगी लंदन, अगर जो मैं समझ रहा हूँ, कैलकुलेट सब मैं न्यूज़ समझ रहा हूँ। और इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी उनको दोबारा बढ़ा दी है, पहले 80% तक कट कर दी थी। उन्होंने कुछ पेमेंट की भी कमिटमेंट की है कि हम आपको पेमेंट भी देंगे, पेमेंट भी वहाँ से नहीं आ रही थी। और ये धीरे धीरे ये जो इंडिया के थ्रू, जो इंडिया के पोर्ट से जो इनका सामान जाता है मुल्कों को, दूसरे मुल्कों को, अमेरिका वगैरह, कॉटन वगैरह, ये सब जो हैं क्लोथ्स वगैरह, ये सब जाने शुरू हो जाएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ इस हवाले से कि इंडिया के वहाँ के तो बोल रहे हैं मुस्लिम लीग के कि हमारे वहाँ कैसे जाएंगे हम लोग, लेकिन रिलेशन बांग्लादेश से इंडिया के दोबारे अच्छे होने की तरफ शुरुआत हो चुकी है। और पाकिस्तान और इंडिया का तो बिल्कुल जैसे डेडलॉक है ना। मार्च में मुझे याद पड़ता है, मार्च में तारिक रहमान साहब ने, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान के खिलाफ कि 71 में जो है ना पाकिस्तान ने हमारा जेनोसाइड किया, नस्ल खुशी की। सो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। वो इसीलिए किया है ना कि इंडिया को हम शायद उनकी नज़रों में आ जाएं कुछ, या खुश कर दे, या पॉलिसी होगी, या आप कुछ भी कह लीजिए, डिप्लोमेटिक कुछ होगा। तो ये सारे जो है वो अच्छा जेस्टर अपनी तरफ से तारिक रहमान दिखा रहे हैं, और उनको अब कुछ परफॉर्म करके भी देना है। जो ये
पहले जो ये आए थे मोहम्मद यूनुस, इनसे साल 1.5 साल में मैं बांग्लादेश का भी देखता रहता हूँ, यहाँ बंगाल से मेरे लोग हैं, बिल्कुल बंगाल का हाल जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गया। इतनी पॉपुलेशन है वहाँ, कहने एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो हम आपके पाकिस्तान से आगे चली गई थी। लेकिन वहाँ 1-1.5 साल में, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी इंडिया पे इतनी है, क्योंकि वो जोग्राफिकली वो तीनों चारों तरफ से वो इंडिया से घिरा हुआ है, एक तरफ से समुंदर है, चाइना थोड़ा दूर पड़ता है, चाइना से हेल्प भी मांग रहे हैं वो, चाइना से जो भी हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान नाराज करके इंडिया पाकिस्तान का गुजारा हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश का गुजारा इंडिया को नाराज करके उससे झगड़ा करके नहीं हो सकता। इंडिया की भी प्रॉब्लम्स हैं कि उनके वहाँ से जाना आना कुछ शॉर्टकट पड़ते हैं, लेकिन बांग्लादेश को इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान भी अगर अच्छे रिलेशन हमसे कर ले, तो हम इसमें पहले कई प्रोग्राम से बात कर चुके हैं कि बड़े अच्छे गाड़ियाँ, ये सब ट्रक्स और इतने रास्ते, आप भी बताते इतना रेवेन्यू मिलेगा अगर आपके यहाँ से रोड की हम फैसिलिटी दे दे। तो पाकिस्तान से तो डेडलॉक लगा हुआ, और मुझे लगता है कि अब हमारी मोदी सरकार पाकिस्तान के प्रति और सख्त रवैया अपनाएगी, ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई में भी रहा। अनिल जी, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? मैं तो यही कह रहा हूँ कि अब मजीद हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है वो और टफ हो गए आफ्टर दी ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन। वो एक कहने को तो ये ठीक है जी, ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन इंटरनल मैटर है भी और नहीं भी है। आप देखना कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो रवैया है वो पाकिस्तान के प्रति और सख्त हो जाएगा, जितना भी है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन जो हालात है उसमें मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।